थोड़ा शुरू में तो नहीं बोल लोग के बोलाई हेलो लोग के प्रस्तावना दें। आ रहा है, अब आ रहा है। अब आ गया, देख लिया। आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ? क्लियर है। फोटो पर सीधा हो जाता है। निकाल दीजिए सर पीछे। भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आ रहा है। ठीक है चालू करिए। भारतीय विज्ञान संचारक समूह में हम पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते थोड़ा सा कुछ व्यवधान आया इसमें, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भारतीय विज्ञान संचारक समूह ने देश के विभिन्न हिस्सों से बौद्धिक संपदा से संपन्न लोगों को जिस तरह से जोड़ा है, मैं उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद दूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी थी जिसके नाते हम जो चर्चा था वो थोड़ी सी बाधित हुई। मैं अनिल कुमार त्रिपाठी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विज्ञान को इतना विशद रूप से लोक जीवन में परोसने का जो काम किया है। विज्ञान तो अपने आप में वैसे ही नाम सुनने के बाद ही कठिनाई महसूस होने लगती है, लेकिन विज्ञान का सरलीकरण जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने इस संचार माध्यम का उपयोग करके करने का प्रयास किया है, उसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और लोक व्यवहार में विज्ञान जैसे शीर्षक पर बात करने का पूरे समूह के लोगों से, और जो भी मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे शुभचिंतक, मेरे कुछ अभिभावक इस समूह से जुड़े हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूं कि लोक व्यवहार में जो विज्ञान है, पूरा समूह, पूरा समाज कहीं ना कहीं विज्ञान से प्रभावित है। विज्ञान को हम एक विषय के रूप में तो पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन विज्ञान खोजने का जो विषय है वह लोक व्यवहार में कहाँ लोक शब्द की चर्चा अक्सर होती है। लेकिन लोकमत और बहुमत दो शब्द आते हैं हमारे सामने। कभी कभी जो बहुमत होता है वह लोकमत नहीं होता, और कभी कभी जो लोकमत होता है वो बहुमत नहीं होता। बहुमत और लोकमत का जो ये भेद है, उसको जब हम समझेंगे तो निश्चित रूप से लोक को भी समझने में, क्योंकि लोक और लोगों के बीच बड़ा गहरा तादात्म्य है। बहुमत संख्या में कुछ लोगों की गिनती को कह सकते हैं, लेकिन लोकमत हो सकता है कि वो अल्पसंख्यक हो, संख्या बहुत कम हो, लेकिन जो मत होता है वो आदर्श होता है, समाज सापेक्ष होता है, नीति सापेक्ष होता है और कल्याणकारी होता है। यदि लोकमत या लोक वह कल्याणकारी नहीं है तो वह मत लोकमत नहीं हो सकता, भले वो फैसला बहुमत से किया जाता हो। लोक में कल्याण समाहित है, इसलिए जो लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार में कल्याणकारी जो व्यवहार हैं, उसी की चर्चा हम आज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। जो कल्याणकारी नहीं है उसे कतई लोक में मान्यता प्रदान नहीं हो सकती है। हम शब्दों के अर्थ को व्यर्थ भले करते जा रहे हों, आज का जो समय है वो हम शब्दों की यत्ता, उसकी महत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जो शब्दों की महत्ता है, जो उसकी यत्ता है, वो निश्चित रूप से अपने मूल परिप्रेक्ष्य में जब समझें तो लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, और जहाँ लोक है यदि कल्याण उसमें से कहीं गायब है तो फिर हम उसे लोक की संज्ञा नहीं दे सकते। ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि ही अच्छाई बुराई, प्रकाश अंधकार, सुख और दुख का मिश्रण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पया परिहरि वारि विकार। करतार ने भी पूरे सृष्टि की संरचना में कहीं न कहीं ऐसा गुत्थम, ऐसा मिश्रण, ऐसा सम्मिश्रण तैयार किया है कि उसमें से
जो संत स्वभाव के लोग होते हैं वही गुण रूपी पय को ग्रहण करते हैं और अवगुण रूपी वारि को किनारे कर देते हैं। तो जो कल्याण की भावना है वो मैं लोक और कल्याण को जोड़ते हुए इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि जो कल्याण की भावना है यदि लोक व्यवहार में नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि वह लोक व्यवहार नहीं हो सकता। और लोक व्यवहार विज्ञान सम्मत होता है क्योंकि उसमें कल्याण की भावना है। यदि कल्याण की भावना है तो वह निश्चित रूप से विज्ञान सम्मत होगा। हम विज्ञान तर्क को स्वीकार करता है। विज्ञान क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना, इन प्रश्नों के साथ विश्लेषण करता है, अन्वेषण करता है और उसकी विश्लेषण अन्वेषण के पश्चात उसको देखता है कि हमारे तर्क और हमारे तमाम जो कसौटियां हैं उन कसौटियों पर इसका परिणाम क्या आता है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करता है, तब जाकर के विज्ञान किसी परिणाम तक पहुंचता है। लेकिन लोक व्यवहार में जो हमारे लोगों के व्यवहार हैं, जो हमारे समाज का व्यवहार है, उसकी चर्चा हम करेंगे। दो रूपों में हम इस चर्चा को बांटने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति का व्यवहार और दूसरा समाज का व्यवहार। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो समाज के व्यवहार को ज्यादा प्रभावित करता है। बल्कि यूं कहें कि समय समय पर तमाम लोगों ने, अनेक महान लोगों ने पूरे समाज लोक व्यवहार को प्रभावित करते हैं और यही विज्ञान में आ रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि 97% लोगों को 3% लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं और उसमें से जो 1% होते हैं वो लोक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह 1% लोग तर्क संगत, न्याय संगत और प्रकृति के सापेक्ष होते हैं, क्योंकि यही तो विज्ञान का नियम है। अब आप व्यक्तियों के माध्यम से ले, अनेक महान लोग इस देश में पैदा हुए, जिन लोगों ने, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो उन लोगों ने पूरे समाज को प्रभावित किया और कभी कभी बहुमत उनके पक्ष में नहीं था लेकिन लोकमत का पक्ष उन्होंने लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप ले लें, राम का जो व्यवहार था वो विज्ञान सम्मत था, वो लोकमत के सापेक्ष उन्होंने काम किया। जब कभी हम देखते हैं कि राम को बन जाने की बात आती है तो राम बहुमत को नहीं माना उन्होंने। पूरी अयोध्या, पूरा उनका परिवार, पूरा राज दरबार राम के बन न जाने का पक्षधर था, कैकेयी का वरदान था। लेकिन राम ने लोकमत के कारण, मर्यादा बचाने के कारण, पिता के वचन को मानने के कारण उन्होंने वन का रास्ता चुना, लेकिन वो बहुमत का निरादर करते हुए लोकमत को स्थापित करने का उन्होंने काम किया। अनेक जगहों पर ऐसी बात आई है जहां पर उन्होंने लोकमत का ख्याल किया और पूरा समाज कहता रहा, लेकिन राम लोकमत का आदर करके, समाज के कल्याण का ख्याल करके, समाज का कल्याण कहाँ निहित है इसका ध्यान रख करके उन्होंने बन जाने का रास्ता चुना। और कहीं कहीं ऐसी बातें आती हैं कि राम ने मर्यादा के खातिर भरत के साथ पूरी अयोध्या गई मनाने के लिए, लेकिन राम ने वहां भी लोकमत का सम्मान करते हुए वापस अयोध्या लौटने का फैसला निरस्त किया और बन जाने का उन्होंने निर्णय जारी रखा। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं। वह 1% लोगों की जो मैं चर्चा कर रहा था,
जिन्होंने समाज में आ नहीं रहा है क्या, समाज में जिन लोगों ने रास्ता दिखलाया है। राजा दशरथ ने 3 शादियां की। राम को लगा कि यह मर्यादा के अनुकूल नहीं है, या राजा दशरथ को तमाम ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। राम ने एक पत्नी सीता के साथ जीवन निर्वहन करने का फैसला किया। यह लोकमत था, और लोकमत के आधार पर उन्होंने यह फैसला किया कि भले ही हमारे पिता जिन्होंने 3 विवाह किया था, किंतु मुझे एक पत्नी व्रती होकर के एक पत्नी के साथ अपने जीवन यापन को किया, ताकि हम समाज को एक संदेश दे सकें, समाज को कुछ शिक्षा दे सकें। तो लोकमत, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जिन लोगों ने समय समय पर, वह 1% लोग, समाज के व्यवहार को प्रभावित किया है। भाई भाई से प्रेम का मामला हो, कभी भी उन्होंने इस तरह से अपने भाइयों के बीच के संबंध को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कई जगहों पर इस बात की चर्चा की है कि जब कभी भी राम को, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को ऐसा अवसर मिला, उन्होंने हमेशा भ्रातृत्व प्रेम को ही सर्वोपरि स्थान दिया। यहां तक कि अपनी पत्नी के हरण के पश्चात जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है, तो उन्होंने अपने पिता के वचन को न मानने का एक अर्धाली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने चर्चा किया है। जो जनते बनबंधु बिछ्योहु, पिता वचन मनितो नहीं होहु। अर्थात मुझे ये पता होता कि मेरे भाई का विक्षोभ हो जाएगा, तो मैं अपने पिता की बात को भी नहीं मानता। ये मर्यादा की बात लोकमत के साथ जुड़ी होती है कि लोकमत क्या है, जो लोक व्यवहार क्या है, उसमें किस तरीके से समाज का कल्याण होगा, और वह विज्ञान सम्मत जब होगा, तर्क सम्मत होगा, तभी जाकर के उस लोक व्यवहार को भी सत्कार मिलेगा, उस लोक व्यवहार को भी आदर मिलेगा। और बहुत सारे लोग आए, तमाम ऐसे लोग समाज में प्रभावित किए लोक व्यवहार को। राम के बाद कृष्ण ने, उसके बाद एक समय आया बुद्ध का। बुद्ध ने भी पूरी दुनिया में अकेला एक व्यक्ति निकल करके और पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का जो झंडा लहराया, उन्होंने पूरा लोक जीवन को प्रभावित किया। अपने बौद्ध धर्म का नहीं था कि बौद्ध धर्म के उतने प्रचार प्रसार, उतने फैलाव के बाद शंकराचार्य यूं ही आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को सिमटा दिया या सनातन संस्कृति का झंडा लहराया, बल्कि अपने तार्किक परिणति के माध्यम से, लोगों के बीच में तर्क के माध्यम से, हमारे जितने भी मनीषी हैं, जितने भी कवि हैं, छोड़ दीजिए। तो मैं कुछ तकनीकी परेशानी बार बार आ जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चर्चा कर रहा था कि जितने भी लोग हैं, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, या जो कोई भी है, आखिर उनकी बात समाज के लोग क्यों माने? बिना तर्क का, बिना विज्ञान सम्मत हुए बात हम नहीं मान सकते। यदि हमारी बात विज्ञान सम्मत है, क्योंकि विज्ञान केवल विषय के रूप में ही नहीं, बल्कि समाज के तमाम ऐसे बिंदुओं में भी विज्ञान समाहित है कि जब हम उसे तर्क के आधार पर देखेंगे, जब उसकी स्वीकार्यता होगी, तो निश्चित रूप से समाज उसे स्वीकार करेगा और लोक व्यवहार में उसमें परिवर्तन आएगा, और लोक व्यवहार उससे खूबसूरती के साथ हमारे समाज में दिखेगा। कबीर को आप ले लें। अपने समय में कबीर ने बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित किया, और कबीर की बातें बड़ी वैज्ञानिक थी। मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ की घोषणा करने वाला कबीर न जाने कितने को पीएचडी की उपाधि दिला दिया। न जाने कितने लोग आज भी शोध पत्रों के माध्यम से कबीर के रहस्यवाद को, कबीर के उस ज्ञानाश्रय को आज भी समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। कबीर की भाषा बड़ी वैज्ञानिक थी, कबीर के भाव बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसा नहीं था कि बिना विज्ञान सम्मत कोई बात उनकी मान लिया जाए। कबीर ने, जब पूरा समाज इस तरीके से बटा था, काफी भेद था समाज में,
कहीं ऊंच नीच का, कहीं धार्मिक वितंडावाद था। ऐसे बीच में कबीर ने जो तार्किक ढंग से अपनी बात को रखा समाज के बीच में, और तर्क विज्ञान से जुड़ा होता है। लोक व्यवहार को किस तरीके से विज्ञान सम्मत बनाया कबीर ने, गुरु को किस तरीके से उन्होंने ऊंचा स्थान दिया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये कितनी बड़ी विज्ञान सम्मत बात, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, की घोषणा करने वाला व्यक्ति गुरु और गोविंद की तुलना करता है। गुरु हमारे भौतिक जगत में देहधारी व्यक्ति है, और गोविंद जिसके बारे में हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच तुलना करके और गुरु की महत्ता को शीर्षस्थ स्थान प्रदान करना क्या बिना विज्ञान का, बिना तर्क का, बिना किसी समझ के स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए लोक व्यवहारों में जो विज्ञान है, हम जो कुछ भी देखें, जहां कहीं भी हम देखते हैं कविता ही हमारी है। हमारे जो साथी के माध्यम से कबीर ने कहा, यदि वह विज्ञान सम्मत नहीं होगी तो उसे हम कतई स्वीकार्यता नहीं प्रदान करेंगे। 2.5 आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। आज न जाने कितने लोग आम बोलचाल की भाषा में इस बात को कहते और सुनते रहते हैं। प्रेम पर बहुत सारी कविताएं, प्रेम पर बहुत सारी बातें कही गई, न जाने कितने किताबें, कितनी उपन्यास और क्या क्या लिख दिया गया। लेकिन आज भी जब आम जनमानस में प्रेम के बारे में कोई सहज रूप से कोई बात कहनी हो, तो गांव का आदमी भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार बैठता है, और कहने में उसे बेहिचक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। ये उसकी वैज्ञानिकता है। और विज्ञान को इतने सरल ढंग से कवित्व शैली में भी किस तरीके से उन्होंने सहजता का पुट दिया। और आज हम जब देखते हैं तो हर जगह उस कबीर की ये लाइन, कबीर की ये वाक्य आज भी उस अमरत्व के साथ पूरे समाज में जीवंत दिखाई देते हैं हमको। काहे रे नलनी तू को मिलान, इस तरह की बात आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ करके जो वैज्ञानिकता कबीर ने दिया, उस वैज्ञानिकता का कहीं मिसाल आपको अन्यत्र कम मिलेगा। तो अनेक ऐसे कवियों ने भी वैज्ञानिक ढंग से लोक व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि कबीर कवि के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक बहुत बड़े चिंतक थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो उन्होंने विज्ञान की भाषा में ऊर्जा को समझाने का, न्यूटन के सिद्धांत को समझाने का, या बाकी अन्य चीज़ों के समझाने में न पड़ते हुए उन्होंने सीधे सीधे अपने कवित्व शैली के माध्यम से जो प्रस्तुति दिया, समाज को जो उपदेश दिया, और समाज में परिवर्तन भी लाया। समाज में उन्होंने इतने सारी चीज़ों को परिवर्तित किया, कभी कभी ऐसी चीज़ों को उन्होंने बनाया जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कबीर का जो वैज्ञानिक पक्ष है, लोक व्यवहार को बदलने में, लोक व्यवहार को स्थापित करने में जो उनका योगदान है, वो निश्चित रूप से स्मरणीय है। कभी कभी कबीर की बातों को हम सुनते हैं, कितना वैज्ञानिकता, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मोई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। ये समाज में दुर्बल और सबल के बीच किस तरीके से समन्वय स्थापित हो, और कैसे दुर्बल को सताएंगे तो फिर कैसे मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाता है। ये वैज्ञानिक तार्किक परिणति जो मैं चर्चा कर रहा था कि विज्ञान बिना तर्क का नहीं चलता। तो इस तरह की वैज्ञानिक परिणति मैं समझता हूं कि तमाम ऐसी जगहों पर आप देखेंगे उन लोगों ने बिना तर्क के, बिना किसी अन्य चीज़ों के हम लोक व्यवहार को स्थापित नहीं कर सकते, या लोक मानस में हम अपने उस वैज्ञानिकता का पुट नहीं दे सकते हैं। तो रहीमन को आप रहीम को लीजिए। रहीम ने भी अपने कविता के माध्यम से, नीति के दोहे के माध्यम से क्या क्या समाज में नहीं दिया। यदि उसकी वैज्ञानिकता नहीं होगी तो वैज्ञानिकता नहीं होने के कारण उसे समाज में मान्यता भी नहीं मिलती। लेकिन रहीम ने जो बातें प्रस्तुत किया, लोक व्यवहार को किस तरीके से स्थापित किया जाए, कल्याण की भावना कैसे हो, ये नीति की बातें कैसी हो, नीतिपरक बातें जो रहीमन की रही, रहीमन रहिला की भली,
जो परसय चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। ये बात कितनी सहज ढंग से, कितने सरल ढंग से, लेकिन कितना वैज्ञानिक है। ये अपनी बातों को कहने का जो उदाहरण है, किस तरीके से रहीम ने आतिथ्य सत्कार का जो ढंग बताया, आतिथ्य सत्कार में जो बाहर और भीतर की पवित्रता, जो बाहर और भीतर का प्रेम है, उसके बिना भोजन वो सरस नहीं होता, नीरस हो जाता है, बेकार हो जाता है। यह बात किस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, इस वैज्ञानिकता को बिना समझे हम कैसे लोक व्यवहार को समझ सकते हैं। तो लोक व्यवहार हमारे इन्हीं मनीषियों ने तमाम कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। ये जो दो तरह के लोगों के बीच में आज समाज में जो विकृति है, जो मानविकी विषय हैं, वैज्ञानिक विषयों की चर्चा तो हमारे तमाम प्रोफेसर और तमाम हमारे वैज्ञानिक मिजाज के साथियों ने चर्चा किया है, लेकिन जो लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार में हमारे इन मनीषियों का, इन कवियों का, इन दार्शनिकों का कितना बड़ा सहयोग रहा है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। ये जो विपरीत धारा के लोग हैं, कैसे उनके साथ हम रह सकते हैं। इस तरह की बातें कितनी वैज्ञानिक और कितनी तार्किक है। और इन नीति के दोहों को, कबीर को, रहीम को, गोस्वामी तुलसीदास जी को, इनको पढ़ करके हमारे लोक जनमानस में जो लोक मंगल की भावना जागृत होती है। आज भी जब हम कभी पथ से भटकने की बात करते हैं तो इन कवियों को उद्धृत करते हैं, इनके दोहे को, इनके साखी को, इनकी चौपाइयों को, इनकी अर्धालियों को हम निश्चित रूप से पढ़ करके, रख करके ये सोचते हैं कि बिना वैज्ञानिकता का क्या इनकी ये कविताएं टिक पाती, क्या समाज में उनको मान्यता मिल पाती क्या? यदि समाज सापेक्षता हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे कविता में नहीं दिखेगी, हमारे भाषा शैली में नहीं दिखेगी, हमारे व्यवहार में नहीं दिखेगी। और ये जो बातें होती थी, जो नीति के दोहे रहीम ने लिखे, जो कबीर ने लिखे, वह केवल शब्द नहीं थे, वह शब्द पूरी यत्ता के साथ, पूरी महत्ता के साथ अपने अर्थ को समाहित करके बैठे थे। शब्द अपने अर्थ के साथ थे, शब्द व्यर्थ नहीं थे, शब्दों की अपनी मर्यादा थी। और इसलिए उस मर्यादा में उन्होंने जिस तरीके से जोड़ने का काम किया, वो मर्यादा लोक व्यवहार को हमेशा और हमेशा और भी अप्रतिम बनाई, और भी सुंदर बनाई, और भी अपने लक्ष्य के सापेक्ष बनाई। तो ये लोक मंगल की भावना जो इन कवियों में रही है, ये कवि तो थे ही, समाज के बहुत बड़े दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, और हमारे लिए बड़े वैज्ञानिक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, इतने बड़े ग्रंथ की रचना की। और ग्रंथ की रचना तमाम आज के कवि, आज के लेखक करते हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक पक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, जिस तरीके से उन्होंने अपने मानस को रचने के पहले जो बालकांड की चौपाइयाँ आती हैं, और उसके वैज्ञानिक पक्ष को देखिए। आज हम छोटी छोटी चीज़ों में कितना अहंग हमारे अंदर होता है, अहंकार से हम कितने पोषित और पल्लवित हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हमारे पास लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर दिए, और सेखी बघारना, न जाने क्या क्या हम बातें करते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बड़े मानस की रचना करने के बाद, मानस जब परोसा, तो उन्होंने चौपाई के माध्यम से कहा कि छमियई सज्जन मोर डिठाई, और सुनियई बाल बचन मन लाई। इस तरह की बातें कि हमारी जो रचना है उसको कैसे स्वीकार्यता मिलेगी बुद्धिजीवियों के बीच में, ये इतना अपने आप को एक बैकफुट पर ला करके, और लोगों के बीच में लोगों की महत्ता को सर्वश्रेष्ठ साबित करके, और अपने ज्ञान को एक बालक के समान प्रस्तुत करके उन्होंने बताया कि आप इसे पढ़ें, हमारे अंदर अहंग का भाव नहीं है। तब जाकर के गोस्वामी तुलसीदास का वो मानस, और भी आगे बहुत सारा उन्होंने कहा कि जो बालक कह तोतर बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुबाता। हमारे रचना को, हमारी कविता को आप उसी तरह से सुनिए, पढ़िएगा जिस तरह से तोतली बोली में कोई बच्चा बोलता है, और तोतली बोली में बोले हुए उस भाव को माँ और बाप सही रूप से समझ लेते हैं। बच्चा तो अटपटा कुछ बोलता है, लेकिन माता पिता उसको समझ लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। ये भाव, ये वैज्ञानिकता, ये तार्किकता गोस्वामी तुलसीदास के मानस में
हर जगह आपको दिखाई देगा। ये लोक मंगल की जो भावना उनके कविता में थी, उनके चौपाइयों में थी, इसी से हमारा लोक व्यवहार भी प्रभावित रहा। और लोक व्यवहार, लोक मंगल की भावना से जो हम व्यवहार, जो आचरण प्रस्तुत करते हैं, वही हमारा हमेशा हमेशा के लिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पक्ष को और भी उद्धृत करता रहता है। आज हम कह सकते हैं, बाद के लोगों को आप ले लीजिए, बाद के तमाम लोग हैं, हमारे बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों ने बहुत सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया है। संस्कृत के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें हमारे लोक व्यवहार को परिभाषित किया गया, और परिभाषित ही नहीं किया गया, उसे और भी सजाया परोसा गया है ठीक से। आप देखेंगे वाणी के संदर्भ में हमारे तमाम लोगों ने चर्चा किया, जो लोक जीवन में तमाम कविताएं चर्चा हम करते हैं और उसकी चर्चा करते रहते हैं। बोली पर, बाणी पर कि हमें कैसा बोलना चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदे पिक्काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ये जो हमारे बोलने का तरीका है, मनुष्य के जीवन में वाणी का बड़ा महत्व होता है, और लोक व्यवहार में आचरण के साथ वाणी का बड़ा महत्व होता है। हमें कैसा परिचय अपना देना है, किस प्रकार हमारा परिचय होगा, तो कौवे और कोयल से जिस तरीके से हमारे मनीषियों ने श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ये लोक व्यवहार विज्ञान सम्मत है। ऐसा नहीं कि बिना विज्ञान का हम कोयल और कौवे के बीच तुलना कर दिए, उसकी वैज्ञानिकता को हमने समझा, हमारे मनीषियों ने समझा, और प्रकृति के साथ उन तमाम उदाहरणों को लिया अपने साथ, और लोगों के बीच में समझाया कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो आप प्रकृति से उसका उदाहरण लीजिए। प्रकृति के साथ जब तक हमारा उदाहरण नहीं लिया जाएगा, तब तक वो विज्ञान सम्मत नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा, और इसलिए जब वो तार्किक नहीं होगा तो फिर विज्ञान की मान्यता उसे प्रदान नहीं होगी, और जब विज्ञान की मान्यता नहीं प्रदान होगी तो लोक व्यवहार की गणना उसके साथ नहीं जुड़ पाएगी, और हम लोक व्यवहार की श्रेणी में उसे नहीं रख पाएंगे। तो अनेक मनीषियों ने अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरे पृथ्वी को, पूरे वसुधा को एक परिवार के रूप में मान्यता देना, ये क्या है? ये लोक व्यवहार का बहुत बड़ा उदाहरण है। हम संकीर्ण हो, हमारी सोच कितनी सक्रिय है, ये विज्ञान नहीं है। लोक व्यवहार हमारा विराटता के साथ है, और हमने परिवार का फैलाव इतना किया कि पूरी वसुधा को ही अपना परिवार कह दिया। ये वैज्ञानिकता आज जब हम 21वीं सदी में हैं और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि पूरी दुनिया आज एक छोटे से ग्लोब के रूप में, एक छोटा सा परिवार के रूप में हो रहा है, हमारे मनीषियों ने बहुत पहले इस बात की चर्चा कर दी, वसुधैव कुटुंबकम। हमने कभी किसी एक व्यक्ति की, प्राणियों में सद्भावना हो, इस तरह का नारा हमारे यहाँ दिया गया। प्राणियों में सद्भावना की बात है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात है। ये सारी बातें तार्किक हैं, विज्ञान सम्मत हैं, और तब जाकर के इनको लोक व्यवहार की गणना के साथ जोड़ा जाता है। लोक व्यवहार वैज्ञानिकता के साथ नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम उसको मान्यता नहीं प्रदान करेंगे, और जब मान्यता नहीं मिलेगी तो उसे हम लोक व्यवहार की श्रेणी में मान भी नहीं सकते। हम बहुमत के आधार पर बहुत सारी बातें कर ले जाएं, लेकिन जब तक हम लोक व्यवहार को कल्याणकारी नहीं बनाएंगे, तब तक हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम उसे समाज के सापेक्ष नहीं देख पाएंगे, समाज के हित में नहीं देख पाएंगे। लोक व्यवहार में व्यक्ति का जो व्यवहार है वही हमारे समाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिया, क्या उस शब्द में कुछ था? क्या उस शब्द में कुछ नहीं था। दिल्ली चलो का नारा जो उन्होंने दिया, केवल इस शब्द की अर्थ को आप समझेंगे तो कुछ नहीं था, लेकिन इस नारे के पीछे जो सुभाष चंद्र बोस की त्याग थी, जो तपस्या थी, उसने पूरे लोक व्यवहार को परिवर्तित किया, और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में सुभाष बाबू की चर्चा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया, तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि उसके पीछे जो काम करने की एक मनसा थी, जो मंतव्य था, वो परिभाषित हुआ। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया,
तो ऐसे एक दिन में कोई नारा नहीं दिया गया। करो और मरो का शब्द बस दो शब्दों में सिमट के रह गया है, कोई बड़ी बात नहीं कही। लेकिन इस शब्दों के पीछे के जो अर्थ थे, जो उसका आचरण था, जो उनका व्यवहार था, वो लोक व्यवहार था। और वही लोक व्यवहार जब वैज्ञानिकता के साथ, वैज्ञानिकता क्या था, हम ऐसा नहीं कि कोई शब्द केवल खोखला और आडंबर के साथ केवल शब्द परोस दे और उसमें कोई भाव ना हो, उसका कोई अर्थ ना हो, तो वो शब्द हमें अपील नहीं करता, वो शब्द हमें संप्रेषण के माध्यम से हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। जब हम उसमें उसके साथ आचरण जब प्रस्तुत करेंगे, शब्दों के साथ जब आचरण जुड़ जाता है, तो वह आचरण लोक व्यवहार का आचरण हो जाता है और वो वैज्ञानिकता के साथ जुड़ करके विज्ञान को भी परिभाषित करता है, बताता है कि नहीं केवल विज्ञान हम भौतिक पदार्थों में ही, रसायन और जीव विज्ञान के रूप में, वनस्पत विज्ञान के रूप में हम विज्ञान को नहीं देखें, बल्कि विज्ञान साहित्य जगत में भी है, विज्ञान लोक व्यवहार में भी है, विज्ञान हमारा पूरे जीवन के हर पक्ष में है। और बल्कि यूं कहें कि व्यक्ति का जो उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब हमारे जीवन शैली के जो अंग हैं, वो पूरा का पूरा हम जो एक्ट करेंगे, जो हमारा एक्शन होगा, उसी प्रकार का रिएक्शन भी होगा, उसी प्रकार की बात भी हमारे लिए आएगी। तो हमारा जो जीवन है, वो जीवन का पूरा पक्ष सुबह जगने से लेकर के और रात के सोने तक, ये सब भी लोक व्यवहार का पक्ष है। मैंने कहा था, चर्चा किया था कि लोक व्यवहार में बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। हमें कैसे सोना है, इस बात की भी चर्चा हमारे मनीषियों ने किया है। ये वैज्ञानिकता के साथ हमें जगना है, तो वो भी वैज्ञानिकता है। जब तक हम जागरण में वैज्ञानिकता नहीं लाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास राम जब जगते हैं तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये वैज्ञानिकता हमारे साथ है। लोक व्यवहार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर जगह व्यवहारिकता का पुट दिया कि हम जगने के बाद हमारा आचरण कैसा हो, आचरण हमारा व्यवहार कैसा हो। और गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल स विद्या पाई, ये मर्यादा है। राजा के परिवार में होकर के भी गुरु के घर जाने की जो परंपरा हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने और हमारे राजाओं ने डाला है, ये लोक व्यवहार का पक्ष है और वैज्ञानिक है। इसकी वैज्ञानिकता को हम ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि नहीं आप गुरु हमारे घर आ जाइए और पढ़ाइए। ये वैज्ञानिकता समाज के सापेक्ष है। और जब हम इन वैज्ञानिकता को सोचेंगे, समझेंगे, लोक व्यवहार में खोजेंगे, तो मुझे मिलेगा। और मैं चर्चा कर रहा था कि सुबह जगने से लेकर के भोजन कैसे करना है, पानी कैसे पीना है। बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया है पानी पीने का जो तरीका है। आजकल आप देखिए तो खड़े खड़े पानी पीने का जो स्टाइल है, बॉटल पकड़ करके उसको गटक जाने की जो स्टाइल है, उसको हमारा वैज्ञानिक पक्ष मना करता है। उसको जो हमारे चिकित्सीय बंधु हैं, चिकित्सा विधा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग इस चीज़ को मना करते हैं कि नहीं ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, हित में नहीं है। तो ये सोना, उठना, बैठना, जागना, और इसीलिए हमारे साथ योग को भी जोड़ा गया। योग ये लोक व्यवहार को प्रभावित करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। योग माने होता है जोड़ना। हम आज कटे हुए हैं, हम अलग हैं। आप देखिए व्यक्ति व्यक्ति से अलग है, पति पत्नी से अलग हो रहा है, भाई भाई से अलग हो रहा है, व्यक्ति समाज से अलग हो रहा है, समाज से कटने की बात आ रही है। और हम अपने पूरे शरीर में ही जो तमाम क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं को योग के माध्यम से पहले अपने आप से जुड़ सकते हैं। अब अपने आप से जुड़ने का तात्पर्य, आप एक्सीडेंट की घटनाओं को देख लीजिए। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, लेकिन पता चलता है मन उनका वहां नहीं, गाड़ी पर नहीं है, मन कहीं और है। योग नहीं हुआ। जहां योग नहीं है वहां एक्सीडेंट निश्चित रूप से होना है। योग के माध्यम से आपकी शरीर जहां है, मन को वहीं लाइए। तो मन को शरीर के साथ जोड़ना, शरीर की तमाम क्रियाओं को एक साथ जोड़े रहना, ये सब योग की धारा में आता है। तो योग हमारा है, व्यायाम है। गीत संगीत को भी अपनी दुनिया का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लोक व्यवहारों में बहुत बड़ा पक्ष रहा है। गीतों के माध्यम से हमने तमाम परिवर्तन किया है। कभी कभी राज सत्ता को भी गीतों ने पलट दिया है। गीतों के माध्यम से हम उत्सव के बीच अपने उदासी को मिटा लेते हैं और गीतों के माध्यम से हम अपने मन की हरियाली को समाज में परोसते हैं। तीज त्योहार के माध्यम से हम
तमाम ऐसी चीज़ों को जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसको भी लोक व्यवहार में हम सजाते हैं और लोक व्यवहार में उस वैज्ञानिकता को जोड़े रखते हैं। किसानी है हमारा, बागवानी है, पशुपालन है, रोजगार है, शिक्षा है, या तमाम ऐसे हस्तकला के तमाम ऐसे उदाहरण हैं। ये सब कुछ पूरा का पूरा लोक मंगल की जो भावना जिससे भी हो सकती है, उस लोक मंगल की पूरी भावना को प्रदर्शित करने की बात हमारे इस वैज्ञानिकता के साथ यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से वह लोक व्यवहार हमारा प्रभावित करेगा। लोक व्यवहार निश्चित रूप से हमारे उन चीज़ों को आगे लाएगा जिन चीज़ों की कमी आज हमारे सामने खल रही है। मैं कहना चाहता हूँ, आज समाज में जिस तरीके से हम कल्याण की भावना को न देख करके, न समझ करके, केवल और केवल कुछ तुच्छ स्वार्थों में परेशान होकर के और कुछ ऐसे बाजारू तमाम की चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, पैसे को ही सब कुछ समझ लेने की जो बात आती है, वहाँ लोक व्यवहार हमारा प्रभावित होता है। और बल्कि ये कहें कि लोक व्यवहार हमारा वहाँ संकुचित होता है। और संकुचन इसलिए होता है, उसमें हमारी वैज्ञानिकता नहीं होती। वैज्ञानिकता तभी होगी जब उसमें कल्याण की भावना होगी, विचार और कल्याण, क्योंकि हम विचारों के साथ जीते हैं। विचार हमारे यदि ठीक है तो हम कह सकते हैं कि उन विचारों के माध्यम से हमारे जीवन में लोक व्यवहार को लोक कल्याण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। आज आदमी को समझना मुश्किल होता जा रहा है। पता चलता है कि किसी आदमी को हम समझ नहीं पाते, सामने से देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। किसी ने कहा भी है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, अगर देखना हो तो उसे बार बार देख। बार बार देखने की बात है। पता चलेगा उस व्यक्ति को आप जब बार बार देखेंगे, उसको कई बार समझेंगे, उसका पूरा का पूरा जब विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस आदमी में यदि लोक कल्याण की भावना है तो भी, या लोक कल्याण के विपरीत उसकी भावना है तो भी, दोनों बातें उसे समझ में आएगी। लेकिन बार बार आपको देखना पड़ेगा, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा। जब सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तभी जाकर के आप उसको इस बात के लिए राजी कर पाएंगे कि आपका व्यवहार लोक कल्याण के सापेक्ष है या लोक कल्याण के विपरीत है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए आप सबसे इस बात के लिए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि लोक व्यवहारों में जो विज्ञान है उसे हम जब तक ठीक से समझेंगे नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे लोक संस्कारों में, लोक परंपराओं में विज्ञान पर काफ़ी चर्चाएं अनिल कुमार त्रिपाठी जी ने कराया है। साहित्य में विज्ञान पर भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। और विज्ञान के जो विषय हैं वो चिकित्सा से जुड़े हों, वनस्पति विज्ञान से जुड़े हों, गीत संगीत से जुड़े हों, वो सभी कुछ, जीव विज्ञान है हमारा, उससे भी हम तमाम उसकी चर्चाएं इस पर हुई है। योग पर भी चर्चा हुई है। कई सन्यासियों ने, साधु संतों ने भी तमाम ऐसे विचार अपने रखे हैं जो हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं। लेकिन लोक व्यवहार का विषय जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, उसको मैं कह सकता हूं कि यह लोक व्यवहार वो व्यक्तियों से प्रभावित होता है। हमेशा व्यक्तियों ने लोक व्यवहार को प्रभावित किया है जब उसमें विज्ञान का पुट आ जाता है। यदि वैज्ञानिकता के साथ अपनी बात को कहा जाए, वैज्ञानिकता के साथ अपनी बात को परोसा जाए, तो वह बात निश्चित रूप से अच्छी हो जाती है। राम की कथा रामभद्राचार्य जी भी कहते हैं। जब रामभद्राचार्य जी किसी मंच पर प्रस्तुत होते हैं तो उस कथा का आयाम बदल जाता है। राजेश्वरानंद जी महाराज जब कथा को कहते हैं तो उसका भी आयाम बदल जाता है। मैं समझता हूँ बात कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से है, क्योंकि शब्द के 3 अर्थ बताए जाते हैं, 3 तरीके से अर्थ हम समझ पाते हैं। एक तो शब्द का जो भाव होता है, सेंस जिसको कहते हैं, सेंस से उसका अर्थ निकाला जाता है। और शब्द के टोन से भी कभी कभी शब्द का अर्थ निकाला जाता है। और शब्द की जो मीनिंग होती है वो मीनिंग से तो हम अर्थ निकालते ही हैं। टोन पर भी बहुत कुछ प्रभावित होता है। ये वैज्ञानिकता है। हम राम राम कहें तो अलग बात होगी, और राम राम कहें तो अलग बात हो जाएगी। हे राम कह दे तो अलग बात हो जाती है। तो ये शब्दों के जो अर्थ हैं वो थोड़ा सा टोन पर भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। किसी दुबले पतले व्यक्ति को हम कह दे काहो पहलवान क्या हालचाल है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये वैज्ञानिकता जो है वो शब्दों को परोसने की जो वैज्ञानिकता है वो कवियों में, शिल्पियों में, विचारकों में कौन सी बात कब कहनी है,
करो या मरो का नारा गांधी को देना है तो 1920 में देंगे कि बाद की तमाम लड़ाइयों के बाद जब देश को लगेगा कि अब आज़ादी हमें मिलने वाली, अब उचित समय आ गया है, अब बिल्कुल चोट करने का, लोहा गर्म है, अब चोट करने का समय है। ये वैज्ञानिक पक्ष जो है वो लोक व्यवहार के साथ हम जब जोड़ करके देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आज के संदर्भ में उन सब चीज़ों को हम समझें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। आज के भी संदर्भ में आप देखते हैं जिन लोगों की बातें अपील कर जाती है, उनके भाव, उनके कहने का तरीका, उनमें जब वैज्ञानिकता होती है, तार्किकता होती है, अपनी बात को जब तुलनात्मक ढंग से परोसते हैं तो मैं समझता हूं कि कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा है। और इसीलिए हम वाणी के रूप में इस बात की चर्चा करते हैं कि हमें हमेशा अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, अपने वाणी पर संयम रखते हुए वैज्ञानिकता के साथ जो हमारे मनीषियों ने, महान लोगों ने जो हमें राह दिखाया है, उस राह को हम पकड़ें, उस राह को देखें, उसका अनुसरण करें और उस पर चलने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं कि लोक व्यवहार में एक अद्भुत सहयोग जुड़ेगा। उसमें एक अध्याय हम लोग भी जोड़ सकते हैं। व्यक्ति ही समाज को प्रभावित करता है, व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है और व्यक्तियों का जो सामाजिकरण है वो लोक व्यवहार के साथ ही जुड़ा होता है। इन्हीं संदर्भों के साथ मैं अपनी बात को अब यहीं पर विराम देना भी चाहता हूं और चर्चा में मेरे साथ जो जुड़े लोग रहे उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का इसमें विचार भी आया, मैं थोड़ा टेक्निकल कुछ परेशानियां और इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। प्रथम बार था, मुझे नहीं लगा कि हम लोग कभी इस टेक्नोलॉजी से जुड़ करके अपनी बात को कहेंगे, लेकिन यहाँ विज्ञान और ऐसा विषय था, मुझे लगा कि विज्ञान को कैसे, नीरस विषय को कैसे सरस बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे इस टेक्नोलॉजी में जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलले में लगा था बड़ा फिनिश हो गया।